आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आदाब। हाजिर हूं मैं जमशेद कमर सिद्दीकी लेकर आज तक रेडियो का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। तारीख है 26 जुलाई, दिन है सोमवार। और दिन भर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि शोर शराबे और हंगामों की दुनिया से दूर ये है दिन की बड़ी खबरों के सबसे सटीक विश्लेषण का सबसे भरोसेमंद पॉडकास्ट। तो क्या है आज के पॉडकास्ट में खास? सबसे पहले जिक्र होगा कर्नाटक का और बात करेंगे सीएम पद से येदियुरप्पा के इस्तीफे के बारे में और जानेंगे कि नए सीएम का चुनाव बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इसके बाद जानेंगे कि क्या वाकई बीजेपी सांसदों की संख्या 1000 तक बढ़ाने वाली है, किसने कहा है ये और इसके क्या है तर्क, ये समझेंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे पीओके के चुनाव के बारे में, जहां चुनाव के दौरान हिंसा भड़क गई और इस हिंसा में कई लोग हलाक हुए। ये हिंसा किन गुटों के बीच हुई और तनाव की वजह क्या है, इस पर करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। और आखिर में बात होगी टोक्यो ओलंपिक्स की। भारत की झोली में अब तक कितने पदक आए हैं और आज का अचीवमेंट क्या रहा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं आज की हेडलाइंस खुशबू से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से दोनों राज्यों के बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प को लेकर बातचीत की और दोनों सीएम से विवाद सुलझाने को कहा। वहीं मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री को विवाद सुलझाने और मामले को जल्द ठंडा करने का भरोसा दिया है। राज्यसभा और लोकसभा में आज फिर से विपक्ष ने पेगासस मुद्दे पर हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार जवाब देना चाहती है, मगर नारेबाजी करके जवाब मांगना उचित नहीं है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश की हर राजधानी को दिल्ली बनाएंगे। आज तक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए राकेश टिकैत ने दोहराया कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कर्नाटक भाजपा प्रभारी अरुण सिंह के केंद्रीय पर्यवेक्षक होने की संभावना है। वहीं इस्तीफा देने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि इस्तीफा देने के लिए किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला है। मैं अगले चुनाव में फिर से भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए काम करूंगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के 20 से 22 कर्मचारियों का दल त्रिपुरा पहुंचा है। ये सभी सदस्य त्रिपुरा में टीएमसी के लिए संभावनाओं का पता लगाने के लिए गए हैं, जहां त्रिपुरा प्रशासन ने उनके कोरोना प्रोटोकॉल न मानने की वजह से उन्हें होटल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस की नौसेना शत्रुओं पर हमला करने के लिए एकदम तैयार है। अमेरिका और ब्रिटेन से तनाव के बीच ही रूस ने अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी किया है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चनू स्वदेश वापस लौट चुकी हैं। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। जानकारी के मुताबिक वेट लिफ्टिंग पदक हासिल करने वाली मीराबाई चनू का मेडल गोल्ड में बदल सकता है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उन्हें एडिशनल एसपी नियुक्त किया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कर्नाटक में जारी सियासी संकट के बीच आज मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। राज्यपाल थावर चंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपने से पहले उन्होंने विधानसभा में एक भाषण दिया और इस दौरान वो थोड़े भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझसे केंद्र में मंत्री बनने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि मैं कर्नाटक में ही रहूंगा। उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर कहा कि हमेशा उनकी अग्नि परीक्षा होती रही है। पिछले 2 सालों से कोविड परीक्षा ले रहा था। तो कुछ वक्त पहले येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद अटकलें उठ ही रही थीं कि दिल्ली की बीजेपी आलाकमान उन्हें पद से हटाना चाहती है। खैर, आज हालात साफ हो गए और अब सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा। तो इसमें करीब 1 दर्जन लोगों का नाम सामने आ रहा है। वक्त के साथ इस पर से भी धुंध साफ हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि किन हालात में येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा है। ये पूछा मैंने कर्नाटक की राजनीति को बारीकी से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार टीएस सुधीर से। अब जब 2018 के चुनाव हुए थे और 2019 जुलाई 26 को येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब मानना ये था कि येडियुरप्पा पूरे
बाकी के 4 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये बात तय थी और एक तरह से द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल। अब बात यह थी कि कब येडियुरप्पा को बोला जाएगा कि आप अब छुट्टी लीजिए, यहां से एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाइए, क्योंकि उनके 75 साल की उम्र ऑलरेडी हो चुकी थी और पूरे भाजपा में वे एक ही वरिष्ठ नेता थे जो कि मुख्यमंत्री या एक कैबिनेट मंत्री के पद पर थे, हालांकि उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी थी। अब आपने पूछा कि बीजेपी ने क्यों ये निर्णय लिया कि येडियुरप्पा को कहा जाए कि अब आप आराम कीजिए। पहली बात तो ये कि बीजेपी एक तरह से रीसेट बटन दबा रही है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव 2023 में होने हैं और उनका मानना है कि अभी मौका है एक नई लीडरशिप को एक तरह से ग्रूम किया जाए, जो कि पोस्ट येडियुरप्पा फेस में भाजपा का नेतृत्व कर सके कर्नाटक राज्य में, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत में भाजपा का गेटवे माना जाता है। दूसरी बात ये भी है, एक पिछले 2 साल से एक तरह से उनके जो 2 बेटे हैं और खासतौर से उनके जो छोटे बेटे हैं बीवाई विजेंद्रा, उनके ऊपर काफी आरोप लगाए गए हैं कि एक तरह से एक डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हैं। काफी करप्शन के भी एलिगेशंस लगाए गए हैं। भाजपा के खुद के नेताओं द्वारा एक खत भी जारी किया गया था पिछले साल फरवरी में। तो इसके चलते हाईकमांड ने भी इस बात पर अपनी नाराजगी येडियुरप्पा को व्यक्त की थी कि आप अपने छोटे बेटे को एक तरह से एक किचन कैबिनेट या एक सिंगल विंडो क्लियरेंस को चलाने की अनुमति ना दें, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। तीसरी बात एक लार्जर बात है, क्योंकि जिस तरह के भाजपा के काफी सारे नेता हैं और खासतौर से जो कोस्टल कर्नाटक के जो नेता आते हैं, भाजपा के हों, आरएसएस के हों, बजरंग दल और कितने सारे जितने भी हिंदुत्व के ग्रुप्स हों, उनसे थोड़े से अलग है येडियुरप्पा। येडियुरप्पा की जो आइडेंटिटी रही है पॉलिटिक्स की, वो कास्ट आइडेंटिटी रही है, सैफरन आइडेंटिटी नहीं रही है। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा कि लिंगायत के काफी सारे सियर येडियुरप्पा को मिलने के लिए आए थे, लेकिन जो येडियुरप्पा जो मैसेजिंग देना चाहते थे, दैट वाज मोर ऑफ ए कास्ट आइडेंटिटी, नॉट अ रिलीजियस हिंदू आइडेंटिटी। तो अगर भाजपा चाहती है कि कर्नाटक में थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग हो, तो येडियुरप्पा उस गाड़ी के ड्राइवर नहीं चल सकते। और चौथी और लास्ट बात यह है कि येडियुरप्पा एलके अडवाणी और वाजपेयी एरा के नेता हैं। उन्होंने कर्नाटक में भाजपा को एक तरह से बिल्ड करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भाजपा के साथ उन्होंने ठीक से काम किया है, लेकिन आगे चलते भाजपा ये चाहेगी, भाजपा की लीडरशिप ये चाहेगी कि एक तरह से एक रीजनल चीफटन की मर्जी पर हम ना रहें, एक हम खुद के लीडरशिप को डेवलप करें ताकि आगे चल के कर्नाटक भाजपा के कंट्रोल में ही रह पाए। अच्छा सुधीर जी, बीजेपी को नया सीएम चुनने में कौन से समीकरण साधने होंगे? कितनी बड़ी चुनौती है ये नया सीएम चुनना बीजेपी के लिए? काफी बड़ी चुनौती रहेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री एक तरह से ऑलरेडी ऑन एयर है बेंगलुरु में, और एटलीस्ट 10-12 ऐसे कंटेंडर्स हैं जो कि ये उम्मीद करेंगे कि वे फास्टेस्ट फिंगर प्रेस करें या हॉट सीट में अपनी जगह बनाएं। तो ये काफी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि भाजपा का मेन जो बेस है वह लिंगायत बेस है। लिंगायत के पॉपुलेशन 16-17% है कर्नाटक में। तकरीबन 120 सीटों में उनका बोलबाला है। वहां पर वे निर्णय ले सकते हैं कि लिंगायत कम्युनिटी की कौन अगला विधायक होगा उस कंस्टिट्यूएंसी से। तो इसके चलते लिंगायत को एक तरह से वे एंटेगनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि 1990 में उन्होंने देखा कि कांग्रेस के साथ क्या हुआ था जब राजीव गांधी ने वीरेंद्र पाटिल, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और एक बड़े लिंगायत नेता थे, उनको बर्खास्त किया था। उसके बाद ही ये पूरा लिंगायत कम्युनिटी वोट धीरे धीरे भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया और अभी भी कांग्रेस को लिंगायत का पूरा वोट नहीं मिलता है। दूसरी बात यह भी रहेगी कि वे देखेंगे कि अगर लिंगायत लीडर को वो नहीं चुनते हैं तो उससे किस तरह का असर पड़ेगा। क्या बाकी सारे 3-4 उप मुख्यमंत्रियों को चुना जा सकता है, उसमें से शायद 2 लिंगायत के डिप्टी सीएम्स बनाए जा सके, ये एक प्रस्ताव चल रहा है। और हालांकि येडियुरप्पा ने बसवराज बोम्मई को के पक्ष में बैट किया है कि वे एक प्रमुख लिंगायत लीडर हैं। तो काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि क्या लिंगायत मुख्यमंत्री बने या लिंगायत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बनाए जाएं, ताकि वे बाकी गुटों को भी एक तरह से वो कर सके। वोकलिगा हो, बैकवर्ड कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स वोटर्स हो, उन सभी के जो जितने भी नेता हैं उनको भी वो किया जाए, या फिर शायद एक गुगली फेंके एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री को भी बनाया जा सकता है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार टीएस सुधीर।
संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का एक ट्वीट चर्चा बटोरने लगा है। उन्होंने दावा किया था कि मोदी सरकार 2024 तक लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाने वाली है और ये 1000 तक जा सकती है। मनीष तिवारी ने कहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए। वैसे उनसे पहले साल 2019 में यही बात पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए सांसदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो आज हमने सोचा कि इस पर बात की जाए, तो हमने फोन मिलाया विक्रम यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र और समाज कार्य पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम मोहन मीणा को। वो इसी मुद्दे पर अखबारों में कई लेख भी लिख चुके हैं। प्रोफेसर साहब, ये बात जो प्रणब मुखर्जी ने कही थी और अब मनीष तिवारी कह रहे हैं, ठीक तो लग रही है, क्योंकि वाकई आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है तो ये नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक संसदीय क्षेत्र में 16 से 18 लाख लोग हैं। जी बिल्कुल। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने जो चिंता व्यक्त की थी, ये कोई वो पहले नहीं थे। इससे पहले भी काफी सारे हमारे यहाँ के जो विचारक रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, सभी ने इस विषय पे काफी सारी चिंता व्यक्त की है। क्योंकि दरअसल जब हमारे यहाँ पर अंतिम बार इस बारे में विचार किया गया लोकसभा की क्षमता के बारे में, वो वर्ष था 1977 और तब भारत की आबादी थी 55 करोड़। यानी कि हम उस 55 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली लोकसभा की संख्या को आज तक कैरी करते आ रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी 40-45 वर्षों में भी हम इसको परिसीमन नहीं कर पाए, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था कहती है कि हर 10 वर्षों में जब जनगणना का नया डेट आता है तो परिसीमन आयोग बनाया जाता है, परिसीमन अधिनियम संशोधित किया जाता है संसद में, और उसके बाद एक आयोग गठित होता है परिसीमन का, और वो हर 10 वर्ष में ये प्रक्रिया होती है। तो हमको अभी तक लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारी संसद का लोड कम करना था, क्योंकि हमारी संसद जो है ये कानून बनाने वाली संस्था है और ये जनप्रतिनिधि जो होते हैं, ये जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि भारत की आबादी वैसे ही अगर हम तुलना करें किसी यूरोप के देश की, अमेरिकी देश की, तो उससे काफी ज्यादा है। तो 10 लाख भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि 16 से 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व एक सांसद कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारे राष्ट्रपति जी ने चिंता व्यक्त की थी और जो अभी संकेत मिल रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण के लिए बहुत आवश्यक है और ये होना चाहिए। अच्छा, अभी कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि आबादी के लिहाज से सांसदों की संख्या तो बढ़ सकती है, मगर इससे दक्षिण के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन संसद में कमजोर पड़ेगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कार्ति चिदम्बरम ने ऐसा क्यों कहा, क्या उनका सोच है, मुझे नहीं समझ में आता। वास्तव में हम लोग लोकतंत्र को विकेंद्रीकृत करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हमने 90 के दशक में अपने 73 और 74वां संशोधन हमारे संविधान में जो किया था, वो संशोधन ही हमने इसलिए किया कि हम आखिरी तक जनता के निचले स्तर तक लोगों तक लोकतंत्र को विकेंद्रित करके और स्थानीय स्वशासन दे सकें। अगर उत्तर भारत के किसी राज्य में जो लोकसभा परिसीमन करके और उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाते हैं और दक्षिण भारत में भी ऐसा करते हैं, तो ये क्या है कि कुछ लोगों की राजनीति है, उत्तर दक्षिण क्षेत्रवाद के नाम पर वो अपनी राजनीति को चमकाते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर किसी क्षेत्र सांसदों की संख्या बढ़ती है परिसीमन के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा सर्वस्पर्शी होंगे, वो ज्यादा लोगों से संपर्क कर पाएंगे, ज्यादा प्रतिनिधि होंगे, तो ज्यादा अच्छे तरह से सक्रियता से वो काम कर पाएंगे और दक्षिण भारत के अंदर वो को बढ़ाने वाले हैं, कम करने वाले नहीं है। तो कीर्ति चिदम्बरम ने किस परिप्रेक्ष्य में क्यों कहा और इस तरह की बात मुझे नहीं समझ में आती, ठीक है, लेकिन हमको जब हम लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको वर्तमान आबादी के परिप्रेक्ष्य में ही इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य संख्या इससे प्रभावित नहीं होती, इससे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी 1977 की आबादी के अनुरूप होता आ रहा है। तो हमारे यहाँ जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है, उसमें जो पार्टिसिपेशन है, वो पार्टिसिपेशन ये मान के चलिए कि देश की आधी आबादी तो उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है इनडायरेक्टली।
तो इसलिए हमको ये बहुत आवश्यक है कि हम अभी अपने देश में परिसीमन आयोग का गठन हो, और जो कि 2026 तक वैसे बढ़ाया जा चुका है, लेकिन नया परिसीमन संशोधन जो है, कानून जो है, वो 2022 में संसद में 2021 की जनगणना के तुरंत बाद आ जाएगा, और 2022 में जो है परिसीमन आयोग का गठन हो जाएगा। तो 2026 या 27 तक जो है निश्चित रूप से हमारे देश में नए परिसीमन जो है लोकसभा में आ जाएंगे, और इस बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होगा, ये बिल्कुल स्टैटिक्स आधार पर होगा, डेमोग्राफिक आधार पर होगा। तो इसमें उत्तर और दक्षिण और पूर्व का कोई सवाल नहीं होता। भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि इन 1000 सांसदों में से 1/3 महिला सांसद हो सकती हैं, मतलब रिजर्वेशन की बात भी कही जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। मैं तो चाहूंगा कि भारत की संसद में 50% महिलाएं सदस्य सम्मिलित हों। इस 1000 में 500 महिलाएं होना चाहिए, क्योंकि देश की आधी आबादी वह को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन भी 50% होना चाहिए। लेकिन अगर 33% भी होता है तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम होगा, और ऐसा निश्चित रूप से हम वर्तमान में जो नेतृत्व कर रही है सरकार, वो बड़े ठोस निर्णय लेती आ रही है। तो निश्चित रूप से हम अपेक्षा करते हैं कि वो इस विषय में भी जो लंबे समय से मांग है उसको इस पर जरूर ध्यान देगी, और हमारी देश की आधी आबादी को संसद में सही प्रतिनिधित्व देंगी। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम मोहन मीणा। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर बुलाता है। पीओके में कल विधानसभा चुनाव हुए और इस दौरान वहां हिंसा भड़क उठी। हिंसा ने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कार्यकर्ताओं की जान चली गई। पुलिस की पिटाई हो गई और कई लोग घायल हो गए। चुनाव के परिणामों की बात करें तो इमरान खान की पार्टी को बहुमत मिल चुका है। हालांकि अब तक चुनावी परिणामों की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। तो पीओके में इमरान खान ने चुनाव जीत लिया है, लेकिन एक पैटर्न वहां हमेशा देखने को मिला करता है, जो केंद्र में राज करता है वही चुनाव जीतता है। इस बार भी नया कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुद्दे क्या थे चुनाव के, हमने बात की इंडिया टुडे के फॉरेन अफेयर एडिटर गीता मोहन से। देखिए, अगर आप चुनाव की ही बात करें तो बहुत अहम ये होगा देखना कि जिस तरीके से वहां पर जो ऑपोजिशन के पार्टीज के लीडर्स हैं, उन्होंने रिगिंग पर सवाल उठाया। कोई वजह ही होगी कि इमरान खान की पार्टी इतने मैसिव मेजॉरिटी के साथ जीतने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं या फिर गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका कहते हैं, वो उस पूरे इलाके में पाकिस्तानी आर्मी का दबदबा है, और जो लोग अपोज करते हैं वो शायद उन्होंने बॉयकॉट भी कर दिया होगा इलेक्शंस को। तो अगर हम एनालिसिस करेंगे बाद में जाकर तो हमें पता चलेगा कि कौन से लोग, किन लोगों ने और किस किस एरियाज में वोटिंग हुआ था और कैसे हुआ था। बहुत ही ज्यादा वायलेंस के बीच ये पूरा इलेक्शन होल्ड किया गया, जिसका मतलब है कि काफी लोग नाखुश थे। अगर आपको याद हो, इलेक्शन रैलीज जो चल रहे थे उसमें पीटीआई के लीडर्स के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट हुए, और जो लीडर्स जीत के आ रहे हैं उनके खिलाफ भी काफी आंदोलन हुए थे इन्हीं इलाकों में। तो आपको हम जब चुनाव देखेंगे, चुनाव का एनालिसिस जब करेंगे, तब पता चलेगा कि इमरान खान की पार्टी किस वजह से और कैसे आई है जीतकर। लेकिन ये बात सच है कि पीओके में जब भी कोई सरकार बना है वो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट का ही सरकार होता है। आज के दिन में इमरान खान की पार्टी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ है, तो इसीलिए जीत इमरान खान की पार्टी की ही होगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। गीता जी, फिलहाल चुनाव के दौरान जो हिंसा की खबर मिली थी, तो ये किन गुटों में तनाव हुआ था वहां पर? देखिए, जो वहां पे असेंबली है वो 53 मेंबर्स की असेंबली है, जहां पर जो कंपटीशन हो रहा था वो हो रहा था पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीएमएलएन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का जो पार्टी है नवाज,
जिसके काफी सारे लीडर्स ने काफी प्रोटेस्ट किया कि उनके जो जितने भी बूथ थे उनको कैप्चर किया गया, रिगिंग हुआ है, उनके बूथ और उनके कैंप्स को बंद कर दिया गया। और तीसरी जो पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो भुट्टो की पार्टी है, भुट्टो जरदारी की। तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन लोगों ने काफी सवाल उठाए हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर। और अगर आप नंबर्स देखें तो साफ तौर पे जो नंबर्स अभी नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नजर आ रहे हैं, यानी कि इमरान खान की पार्टी। तो इन तीन मेजर पार्टीज के बीच में ये पूरे इलेक्शंस लड़े गए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आप इस सवाल की बात करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे आजाद कश्मीर भी कहा जाता है, वहां पर इन पार्टीज का दबदबा नहीं है कि वहां पे इंडिपेंडेंट पार्टीज होते हैं। लेकिन अगर आप जो सरकार बनती है वो देखें तो सरकार इन्हीं गुटों की बनती है, इन्हीं पार्टीज की बनती है। यहाँ पे कुछ ऐसे वायलेंट इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पर जमात इस्लामी एक्टिविस्ट ने लाठीचार्ज कर दिया था कुछ पुलिस कर्मचारियों पर। तो काफी इंसिडेंट्स जो हुए हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि काफी लोग खुश नहीं थे इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर। गीता जी, पीओके में हुए चुनाव को लेकर भारत का क्या स्टैंड है? देखिए, अगर आप इस चुनाव की बात करें और भारत के स्टैंड की बात करें तो भारत का स्टैंड काफी क्लियर है कि वो इन चुनावों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको अभी ऐसे इलेक्शंस को ना केवल हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम ये भी कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के दबदबे में इन चुनावों को किया जा रहा है कि ये भारत का एक अभिन्न अंग है। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है या गिलगित बाल्टिस्तान है उसका स्टेटस पाकिस्तान चेंज नहीं कर सकता। आप सही कह रहे हैं कि आर्टिकल धारा 370 के बदलाव के बाद काफी कुछ बदला है भारत में, लेकिन पाकिस्तान अल्टरनेटिवली जो आर्ग्यूमेंट देता रहा है वो ये था कि कश्मीर को हक होना चाहिए अपनी डेस्टिनी चूज करने का। और उसी के साथ साथ उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान का स्टेटस बदल दिया है और बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो अपने में ही एक डाइकोटमी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने ही लोगों को और कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि ये चुनाव इलीगल है, पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन इलीगल है और पाकिस्तान जो प्रक्रिया कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है और जिस तरीके के वायलेंस नजर आए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उससे साफ नजर आता है कि वहां के लोग नाखुश हैं और भारत कहीं ना कहीं अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में अपना स्टैंड को जारी रख रहा है कि वो इन इलेक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता और जो भी पाकिस्तान कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉज और भारत के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का उल्लंघन है। शुक्रिया गीता मोहन। और अब बढ़ते हैं दिन भर की आखिरी पड़ाव की ओर, जिसका नाम है ओलंपिक 2021। नाम से ही जाहिर है कि इसमें बात होगी टोक्यो ओलंपिक्स की। शनिवार को भारत की झोली में एक पदक आया था, मणिपुर की महाबली मीराबाई चानू के मार्फत। उसके बाद कल का दिन सूखा सूखा रहा। आज क्या कुछ खास हुआ, किसने किया निराश और किसने जगाई पदक की आस, इन सब मसलों पर बात होगी। तो आइए सुनते हैं अपडेट कुलदीप मिश्र से। नमस्ते, ओलंपिक्स अपडेट के साथ मैं हूं कुलदीप मिश्र। जमशेद, ओलंपिक अपडेट्स पर आने से पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे और लिसनर्स से कि 13 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? और आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि जी हम तो स्कूल में थे। लेकिन ये जानकर आपको शायद हैरानी हो कि 13 साल की एक लड़की ने जो ओलंपिक्स चल रहे हैं टोक्यो में उसमें गोल्ड जीता है। लड़की का नाम है मोमिजी निशिया और ये बच्ची जापान की है और उसने विमेन स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और मज़े की बात यह है कि इस खेल में सिल्वर जीतने वाली लड़की भी 13 साल की है। उसका नाम रेसा लील है और वो ब्राज़ील से आती है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस स्केट बोर्डिंग खेल को ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। पहली बार ही ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र के 2 पार्टिसिपेंट्स ने, 2 एथलीट्स ने स्वर्ण और रजत जीता है। बहरहाल और अपडेट्स की ओर वापस आता हूँ, इंडियन एथलीट्स की बात करता हूँ।
देखिए, भारत के लिए आज निराशा का दिन रहा और उसमें भी जो सबसे बड़ी निराशा रही वो हॉकी के मैदान से आई। अभी जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे चंद मिनट पहले आज दिन का जो आखिरी इवेंट था भारतीय टीम का, उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम को जर्मनी के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। अपने दूसरे मैच में भारतीय टीम ने अच्छा खेल ज़रूर दिखाया मगर गोल दागने के कई मौके गंवा भी दिए। बल्कि एक बार तो पेनल्टी शूटआउट का मौका भारतीय टीम को मिला था लेकिन वो भी जर्मनी की गोलची ने असफल कर दिया और जर्मनी की टीम 2-0 से ये मुकाबला जीत गई। लेकिन एक महिला तलवारबाज का नाम देश को अब याद हो जाना चाहिए, CA भवानी देवी। ओलंपिक में तलवारबाजी स्पर्धा में हिस्सा लेने वाली वो पहली भारतीय एथलीट हैं। 8 बार की वो नेशनल चैम्पियन हैं भवानी देवी और आज उन्होंने अपने अभियान का ज़बरदस्त आगाज़ किया। पहले ही मुकाबले में उन्होंने ट्यूनीशिया की नादिया बेन अजीजी को 15-3 से हरा दिया। ज़बरदस्त जीत, 15-3 से एक तरफा जीत उनकी हुई। पर दूसरे राउंड में जो राउंड 32 का मुकाबला था उसमें उनका मुकाबला दुनिया की नंबर 3 तलवारबाज से था, वो फ्रांस की मेनन ब्रूनेट से था और उनके सामने भवानी देवी लड़ी अच्छे से लेकिन जीत नहीं पाई। लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक जिस तरीके से अच्छे प्रदर्शन की खबरें ख़ासतौर से महिला एथलीट्स की तरफ से आ रही हैं जमशेद, उन्होंने देश की लड़कियों ने क्या खूब संदेश टोक्यो ओलंपिक के ज़रिए भेजा है। आर्चरी में फिर से भारत को एक बार फिर निराशा झेलनी पड़ी। बड़ी उम्मीदें आर्चरी टीम से थीं। आज अपने पहले मुकाबले में कज़ाकिस्तान को 6-2 से हराने वाली भारतीय पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया से हार गई और साउथ कोरिया की टीम बड़ी जानी मानी मजबूत टीम होती है। आप ये कह सकते हैं कि कुछ भारतीय एथलीट्स का भाग्य भी शायद गड़बड़ रहा कि उनको शुरुआती मुकाबले ही उनके मजबूत टीमों के मजबूत प्रतिद्वंदियों के ख़िलाफ़ हुए। कोरिया की टीम तीनों सेट में भारत से आगे रही और आखिरकार वो 6-0 से जीती एक बड़े अंतर से। और फिर इसी टीम ने जिसने भारतीय टीम को हराया, उसी टीम ने गोल्ड मेडल पर भी, पुरुषों के गोल्ड मेडल टीम पर भी आर्चरी में कब्ज़ा किया। टेनिस में सुमित नागल जिन्होंने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, उनका भी कहें तो भाग्य इस लिहाज से अच्छा नहीं रहा कि उनको दूसरे दौर में उनका मुकाबला दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी से हो गया। रूस के दानिल मेदवेदेव के सामने वो टिक नहीं पाए, 6-2, 6-1 से वो हार गए। अगर वो मैच आप देखें, दानिल मेदवेदेव 180 और कई बार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज़ रफ्तार से सर्व कर रहे थे और वो बिग सर्वर माने जाते हैं, बहुत तेज़ स्पीड से सर्व करते हैं और वो सर्विस जो है उसको रिटर्न कर पाना सही दिशा में, उसमें सुमित स्ट्रगल करते हुए दिखे। पर पुरुषों की एकल टेनिस स्पर्धा में सुमित नागल उम्मीद हैं, उम्मीद रहेंगे। टेबल टेनिस से एक अच्छी खबर है और एक दिल तोड़ने वाली खबर है। भारतीय खिलाड़ी शरद कमल ने पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में जगह बना ली है, पर जीवट खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा का सफ़र आज थम गया। उन्हें तीसरे दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रिया की सोफिया पोलकानोवा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मनिका सीधे सेटों में 0-4 से ये मुकाबला हार गईं। बैडमिंटन की बात करें तो साई प्रणीत पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन के नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए और अपना पहला ही मैच वो इज़राइल के मिशा ज़िल्बरमैन से सीधे गेम में हार गए। निशानेबाजी के स्कीट क्वालिफिकेशन में मिराज खान और अंगद बाजवा को भी हार मिली और बॉक्सिंग से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। आशीष कुमार पहले ही राउंड में हार गए। तैराकी में केरल के साजन प्रकाश से कुछ उम्मीदें थीं और वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट के सेमीफाइनल में ये तैराक लेकिन जगह नहीं बना पाया। इसके लिए साजन प्रकाश को टॉप 16 में होना था पर वो 24वें स्थान पर रहे। इसके अलावा सेलिंग में विष्णु सरवनन तीसरे रेस में 24वें स्थान पर रहे। ओवरऑल वो 34 अंकों के साथ 25वें स्थान पर रहे। तो ये आज का ओलंपिक्स अपडेट है। अभी तक भारत को एक ही सिल्वर मेडल मिला है, वो है वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू का और मीराबाई चानू आज भारत लौट भी आईं। भारत माता की जय के नारों के बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत हुआ। चलिए, ओलंपिक की आज की कहानी तो आपने जान ली। पदक के मामले में भारत को आज भी मायूसी ही हाथ लगी, लेकिन आज के इवेंट्स में सबसे ज्यादा निराशा कहां हाथ आई, आइए जानते हैं द लल्लन टॉप के हमारे साथी खेल पत्रकार सूरज पांडे से। देखिए, ओलंपिक्स है, सारे टॉप के एथलीट्स आते हैं तो निराशा और आशा तो लगी रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि
सबसे बड़ी जो आज की निराशा रही वो हमारी रही, सबने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, लेकिन काफी हद तक निराशा अंगद वीर सिंह बाजवा और मिराज खान से हुई। स्कीट में compete करते हैं, शूटिंग का एक अपना अलग स्ट्रीम है स्कीट, और ये दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, जैसा कि हमारे ऑलमोस्ट सारे शूटर्स के साथ हुआ। लेकिन ये लोग काफी नीचे रहे, और इनको हटा दे तो बाकी जो भी हमारी आज के जो भी थे, आशीष कुमार से थोड़ी निराशा हुई, जो कि हमारे बॉक्सर हैं, 75 केजी में उतरे थे और बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाए चाइनीज बॉक्सर को, और सारे रेफरीज ने उनके अगेंस्ट फैसला दिया, 5 मिनट से हारे। आज साजन प्रकाश आपके जो स्विमर है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन फिर उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती है हमें। तो मुख्य निराशा मुझे लगता है कि आज बॉक्सिंग में हुई आशीष कुमार से, और स्कीट में अंगद वीर सिंह बाजवा और मिराज खान का प्रदर्शन काफी खराब रहा। और थोड़ा सा अगर हम हार हो तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, हमारे जो बैडमिंटन की मेंस डबल्स की जोड़ी है, उसका भी नाम ले सकते हैं। वो वर्ल्ड नंबर 1 पे उनका मैच था और उनको कुछ ज्यादा टक्कर नहीं दे पाए ये लोग। अच्छा सूरज, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आज का अचीवमेंट क्या रहा? किसी खेल में पदक पर पकड़ बनाने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाए हैं क्या? शुरू में देखिए सुबह में तो लगा था कुछ हो सकता है, क्योंकि आर्चरी टीम ने कजाकिस्तान को हराया था, लेकिन फिर हमको कोरिया से खेलना पड़ा, वहां हम हार गए। टेबल टेनिस में शरद कमल आगे पहुंचे हैं, तो इधर बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट बाहर ही हो गए। आपकी ये सुतीर्था मुखर्जी बाहर हो गई, भवानी देवी हार गई, एक मैच जीतने के बाद दूसरा मैच हार गई। और उसके बाद आपके बैडमिंटन में मैंने बताया ही, अंगद वीर सिंह बाजवा और मिराज खान फाइनल नहीं जा पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। सुमित नागल हार गए टेनिस में, उनको भी वर्ल्ड नंबर 2 डैनियल मेदवेदेव से भिड़ना पड़ा था, तो टफ मैच था। उन्होंने कोशिश की लेकिन अनुभव की कमी आड़े आई, हार गए। और आपकी मनिका बत्रा हार के बाहर हो गई। मुझे लगता है, और क्या लगता है, सच है, आज तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहा, कोई भी प्लेयर हमारा आगे नहीं जा पाया मेडल राउंड में। अब देखना होगा 27 जुलाई को जो इवेंट है उसमें हमारे प्लेयर्स एथलीट क्या करते हैं। सूरज, खबर ये भी आ रही है कि वेटलिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाली मीराबाई चानू का जो मेडल है वो गोल्ड में बदल सकता है, तो मामले में क्या पेंच है और इसकी कितनी संभावना बन रही है? ये पूरी तरह से फेक न्यूज है, मतलब अगर आम आदमी की भाषा में कहें तो पूरी तरह से फेक न्यूज है। इसमें सच जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये मीडिया के सबके द्वारा बढ़ाया गया, जो भी कह लें, अफवाह कह लें, कुछ भी कह लें, इसमें कोई सच्चाई नहीं। क्योंकि देखिए एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, सारे मेडलिस्टों का 2 टेस्ट होता है, ए और बी 2 नमूने दिए जाते हैं। पहले ए की जांच होती है, उसमें कुछ अगर मिलता है पॉजिटिव या समथिंग लाइक दैट, तो उसके बाद बी नमूने पे बात जाती है। जिस वेटलिफ्टर पे उंगली उठाई जा रही है, मैं कहना चाहूंगा सारे लोग उसका आपका 2-3 साल पिछला रिकॉर्ड देखते जाएं, वो इतनी ही बिना एफर्ट के एकदम आसानी से वेट उठाती आई है। वो घूमते हुए टहलते हुए आती है, वेट उठाती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है, ओलंपिक रिकॉर्ड बन जाता है, एशियन रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये उसकी स्किल्स है उसमें। और डोप की बात ना तो आपकी वाडा की तरफ से है, जो कि वर्ल्ड की एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और ना ही आईओसी की तरफ से है। ये हमारे जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं राजीव मेहता, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि अभी हमें कोई खबर नहीं मिली, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर दोनों बड़ी एजेंसियां ऐसा कुछ नहीं कह रही तो इसके बारे में बात करना मुझे लगता है समय की बर्बादी होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आईओसी या वाडा की तरफ से कोई खबर ना आ जाए। इस बारे में चर्चा करना बेकार है। शुक्रिया सूरज। तो दिन भर में आज इतना ही, लेकिन आज तक रेडियो पर और भी बहुत कुछ है जो आपको सुनना चाहिए, जैसे हमारा खास पॉडकास्ट नामी गिरामी, जिसमें इस बार हमने बात की है LTTE प्रमुख वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन की, जिसने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा समेत न जाने कितने ही लोगों की हत्या की, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीलंकाई तमिलों में उसे एक शहीद के रूप में देखा जाता रहा है। नामी गिरामी के इस एपिसोड में अमन गुप्ता से सुनिए प्रभाकरन और उसके संगठन के उत्थान और पतन की कहानी। और हाँ, अगर आप आज तक रेडियो तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हो तो बेझिझक हमें लिखें। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस शो का साउंड डिजाइन किया है सचिन द्विवेदी ने और इसके प्रोड्यूसर हैं प्रतीक वाघमारे। आप सुन रहे थे जमशेद कमर सिद्दीकी को। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले
कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।